नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका वंश एकेडमी में। इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे और वह टॉपिक है संप्रेषण कला। इसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति में संप्रेषण कला को स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में शामिल किया गया है, ताकि विद्यार्थी शैक्षणिक, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में प्रभावी संवाद कर सके। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संप्रेषण क्या है, संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं और कम्युनिकेशन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं और कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से बना है, जिसका अर्थ होता है साझा करना, बोलना या लेना देना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन किसी चीज़ों का या बातों का साझा करना, वितरण करना, मतलब हम अपनी चीज़ों को दूसरों तक और दूसरों की चीज़ों को अपने तक पहुंचाएंगे या आदान प्रदान करेंगे। और वो चीज़ें कौन कौन सी हो सकती है? वो चीज़ें हो सकती है हमारी भावना, हमारे विचार भी हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि संप्रेषण किसी व्यक्ति द्वारा किसी विचार, भाव, ज्ञान या सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस तरह से पहुंचाना कि वह उसे बिल्कुल वैसे ही समझे जैसा कि आप चाहते हैं। अगर आप बोल रहे हैं और सामने वाला कुछ और ही समझ रहा है, तो वहाँ संप्रेषण तो हो रहा है पर कला गायब है। अब बात करते हैं संप्रेषण कला की परिभाषा की। वैसे तो बहुत से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने संप्रेषण के संदर्भ में अपना अलग अलग विचार दिए हैं। तो चलिए संप्रेषण की परिभाषा की ओर चलते हैं। जो परिभाषा विद्वानों ने दिया है, उन्हीं परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले परिभाषा मैंने लिया है डेविस कीथ के अनुसार। वे कहते हैं संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की क्रिया है। अर्थात सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति सूचना प्रेषित करने वाले व्यक्ति के विचार, भाव या संदेश को समझ सके और प्रतिक्रिया अर्थात फीडबैक दे सके। यही प्रक्रिया वास्तव में संप्रेषण है। संप्रेषण की दूसरी परिभाषा न्यूमैन और समर के अनुसार। वे कहते हैं संप्रेषण दो व्यक्तियों के बीच विचारों, तथ्यों, सहमतियों, मनोभावों का विनिमय है। अर्थात जब एक व्यक्ति अपने मन के भाव या विचारों को दूसरे व्यक्ति को शेयर करता है या साझा करता है या दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझकर प्रतिक्रिया देता है। वास्तव में संप्रेषण दो व्यक्तियों के बीच विचारों, भावों, ज्ञान व संदेशों का आदान प्रदान है, जिसमें दोनों एक दूसरे को समझने व समझाने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं अब संप्रेषण कितने प्रकार से किया जा सकता है। मुख्य रूप से संप्रेषण के प्रकार हैं मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, सांकेतिक संप्रेषण और दृश्य संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण, इसमें व्यक्ति अपने मुंह से बोलकर शब्दों के द्वारा अपने विचारों, भावों की अभिव्यक्ति करता है। जैसे कि संवाद में दो व्यक्ति आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषण हो गया, कक्षा में पठन पाठन, कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संवाद होता है। वाद विवाद, किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करना, साक्षात्कार देना, सभी मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत ही आता है, जो कि प्रत्यक्ष संप्रेषण होता है और इसमें तुरंत प्रतिक्रिया अर्थात फीडबैक दिया जाता है। लिखित संप्रेषण अर्थात जब लिखकर या लिपिबद्ध करके विचारों, भावों व संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है, तो उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। जैसे पत्र लिखकर संदेशों को प्रेषित करना, पत्रिकाओं के माध्यम से संदेशों को प्राप्त करना, ईमेल के द्वारा विचारों का विनिमय करना, नोट्स के द्वारा विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, समाचार पत्र के द्वारा संदेशों को प्राप्त करना आदि। कार्यालयों में विचार विनिमय के लिए लिखित संप्रेषण का ही अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लिखित संप्रेषण का स्थायी रिकॉर्ड होता है और जो अधिक समय तक
सुरक्षित रखा जा सकता है। सांकेतिक संप्रेषण में व्यक्ति संकेतों के माध्यम से अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करता है। इसमें व्यक्ति विचारों को बिना बोले ही अभिव्यक्त करता है, जैसे कि मुख मुद्रा के द्वारा। मान लिया जाए कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्न है या बहुत दुखी है, तो हम उनके मुख मुद्रा को देखकर ही उनके सारे भाव समझ जाते हैं। आंखों के द्वारा भी संप्रेषण होता है। आंखों के माध्यम से ही व्यक्ति के हाव भाव अभिव्यक्त होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में है तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती है या आंखें लाल हो जाती है। नेत्रों से प्रेम की अभिव्यक्ति या घृणा की अभिव्यक्ति भी होती है। आने जाने का संकेत भी हम नेत्रों से कर सकते हैं, अर्थात आंखों से हम बहुत से भाव अभिव्यक्त करते हैं। हाव भाव के द्वारा मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कि किसी व्यक्ति को कुछ पसंद नहीं होता तो मुख फेर लेना, नाक बंद कर लेना या चले जाना आदि हाव भाव के द्वारा वह विचारों की अभिव्यक्ति बिना बोले ही कर लेता है। शारीरिक मुद्रा के द्वारा भी व्यक्ति अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कोई बड़ा सांप, शेर या कोई डरावनी वस्तु को कोई व्यक्ति देख ले तो वह डर में कांपने लगेगा या मुट्ठी बंद कर लेगा या भागने की कोशिश करेगा या उसको मारने की कोशिश करना आदि के द्वारा व्यक्ति अपने भय को अभिव्यक्त करता है। उसी प्रकार जैसे कि कोई बच्चा गलती कर रहा हो और माँ के हाथों में छड़ी देखकर वह तुरंत समझ जाता है कि पिटाई पड़ने वाली है। यहाँ माँ के द्वारा किसी शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, फिर भी बच्चा समझ गया कि माँ गलती करने से मना कर रही है। इसी प्रकार हाथ पैर या शरीर के संचालन से हम बहुत से भाव अभिव्यक्त करते हैं। दृश्य संप्रेषण नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें दिखाकर या देखकर विचारों या भावों की अभिव्यक्ति किया जाता है। दृश्य संप्रेषण में विचारों या भावों की अभिव्यक्ति हम कोई चित्र या प्रतीक चिन्ह के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। जैसे कि चार्ट या पोस्टर बनाकर हम किसी भाव को अभिव्यक्त कर सकते हैं। मान लिया जाए कि किसी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हमको करना हो तो पेड़, हरियाली, फूल, पत्तियों, नदियों, पहाड़ों का चित्र बनाकर हम प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। या फिर किसी महापुरुष या किसी व्यक्ति के विषय में बताना हो तो उनका चित्र या प्रतीक बनाकर हम उनके विषय में ज्ञान साझा करते हैं। ग्राफ के द्वारा भी संप्रेषण होता है। जैसे कि कोई गणित या किसी गणना या गणितीय क्रियाओं के लिए ग्राफ का सहारा लिया जाता है। किसी वस्तु या सूचकांक को दिखाने के लिए भी ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। संकेत चिन्हों के माध्यम से भी संप्रेषण होता है। संकेत चिन्ह भी बहुत से भाव अभिव्यक्त करने में सक्षम होते हैं। जैसे कि आप सड़क पर चल रहे होते हैं और पीछे से हॉर्न की आवाज़ सुनते ही आप समझ जाते हैं कि मुझे सड़क पार नहीं करना है या तो फिर रुक जाना है। उसी प्रकार ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट जलते ही आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर रुकना है। कोई प्रतिबंधित स्थान या वस्तु पर यदि हमको क्रॉस का चिन्ह दिखे तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि उस स्थान पर नहीं जाना है या उस वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। एरो का चिन्ह देखकर भी हम समझ जाते हैं कि यदि एरो का चिन्ह ऊपर की ओर इशारा कर रहा हो तो हमको ऊपर जाना है, नीचे की ओर इशारा कर रहा हो तो नीचे जाना है। उसी प्रकार दाएं बाएं हैं तो दाएं बाएं जाना है। इन सभी चीजों को देखकर हम समझ जाते हैं कि क्या विचार या भाव अभिव्यक्त किया जा रहा है। उसी प्रकार बादल में यदि हमको काली काली घटाएं दिखे तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि बारिश होने वाली है। इस प्रकार अलग अलग तरीके से संप्रेषण किया जाता है, चाहे वह शाब्दिक हो या अशाब्दिक हो। भावों की अभिव्यक्ति तो दोनों माध्यम से किया जाता है। तो बच्चों, संप्रेषण केवल एक विषय नहीं बल्कि सफल जीवन की कुंजी है। संप्रेषण शैक्षणिक जीवन के अतिरिक्त व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में भी सहायक है। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।